बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आजकल जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है वो है जो हम आईपीपीज़ को पेमेंट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो मुल्क में एनर्जी क्राइसिस हैं, जिसके तहत हमारे जो घरों में बिजली का बिल आ रहा है वो अचानक ऑल ऑफ सडन डबल हो गया है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये वजूहात जानने के लिए हमने पिछले जितने भी प्रोग्राम किए तो हमारे साथ एक मेहमान होते थे जिनका नाम शब्बर ज़ैदी साहब है। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वो हमेशा आईपीपीज़ की बात करते थे, वो एनर्जी क्राइसिस की बात करते थे। वो बात ये करते थे कि हम पीस को फ्री में पैसे दे रहे हैं और ये पैसे नहीं देना चाहिए, जो आजकल के दौर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सब जब से गौहर एजाज साहब जो फार्मर फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि हम आईपीपीज़ को हज़ारों डॉलर जो है करोड़ डॉलर जो है वो फ्री में पे कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये आईपीपीज़ का क्या मामला है, इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ हमने शब्बर ज़ैदी के साथ पहले भी इस पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अब हम सारा आवाज़ जहाँ से भी आ रहा है वो अब इसी टॉपिक पे आ रहा है, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जब दुनिया के लोगों को कुछ पता भी नहीं होता था, आप इस टॉपिक पे मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे होते थे कि भाई ये सबसे बड़ा मसला है, ये एनर्जी क्राइसिस। जब आप ये भी बताते थे कि जब 70 बिलियन हम इंपोर्ट करते थे तो आप कहते थे कि इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट है वो कम करने चाहिए। ये आईपीपीज़ का मसला अब आपको हल होता नज़र आ रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन थीबू साहब, मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सियासी माशी फ़ैसले सियासी फ़ायदे और सियासी मकासद के लिए किए जाते हैं। ठीक। दूसरी बात वो ये है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती है। हमने 1988 से लेकर 2018 तक एक कशमकश देखी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के तहत इक़्तिदार की। जी बिल्कुल ठीक। उस इक़्तिदार की कशमकश में अगर आप पूरी उस दौरान की सियासत को गौर करें तो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली 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 था। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ख़ास तौर पर PMLN वाले, ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी की ख़राब मैनेजमेंट की वजह से, इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। और कभी शहबाज शरीफ साहब खमीज़ उतार के बनियान पहन की तकरीर किया करते थे मीनार पाकिस्तान पर, और अजीब अजीब तरह की बातें होती थी। ये जब 2013 की हुकूमत की, उस वक्त भी मैं आपको ये याद है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा भी किया था। बिल्कुल मुझे याद और है। उस वक्त हम सारे, मैं उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में आया था, मैंने कहा था ये सब बेकार की बातें हैं, ये लोग आपस में पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और ये दोनों पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में जो लोग, आज मैं हमेशा से एक सोच का बयान रहा हूँ, मगर मैं आज ये कहता हूँ कि हम हमेशा जब भी कोई बात करते हैं, कोई माशी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल की वजह एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज है। ठीक। मगर मैं आज बरसरे आम बिल्कुल क्लियरली ये कह सकता हूँ कि एनर्जी का जो क्राइसिस है, ये वो मसला है जो 100% सियासतदानों का पैदा किया हुआ है। उनके वफादात हैं, उनकी कमज़रफ़ी है, उनकी ये करप्शन है, मैं ये कहूँगा। और यहाँ पर आकर अब इस तरह आपने मेरे प्रोग्राम से बात कर रहे थे कि SIFC को दे दें, यहाँ पर आकर अब एस्टेब्लिशमेंट को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहाँ, किस बुनियाद पर वो सियासतदानों को अकाउंटेबल कर सकते हैं। हम सियासतदानों को अकाउंटेबल करते हैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर कि ये पैसे ले लिए वो लिए। जो पावर सेक्टर का मसला है वो है बुनियादी मसला, जहाँ सियासतदानों ने फाइनेंशियल करप्शन की तरफ भी बात बढ़ी है और इंटेलेक्चुअल करप्शन की तरफ भी बात बढ़ी है। उन्होंने ये कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो कर देंगे, उन्होंने ये सारे प्लांट लगा दिए। और आपको याद है मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई इंसान मुझे ये साबित कर दे कि
कोल पावर प्लांट साहिवाल में लगेगा तो मैं वक्त से अपना ज़िंदगी में कारोबार छोड़ दूंगा। और हमने कोल पावर प्लांट साहिवाल में लगाया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसलिए लगना चाहिए कि मुझे अपने इलाके में बिजली पैदा होती नज़र आए। चिमनी देखते हैं याद है आपको? अच्छा, अब जिस मुल्क के अंदर इस तरह की बातें हों, अच्छा अब आ जाते हैं, ये तो सारी सियासत है, अब आ जाते हैं बुनियाद सब चीज़ों की बुनियाद पर। बुनियादी मसला ये है कि 1976 के बाद से 76-77 के बाद से भुट्टो साहब के बाद से पाकिस्तान में कोई बड़ा काम नहीं हुआ हाइडल के ऊपर। छोटे मोटे काम हाइडल पे होते रहे और कोई बड़ा काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि हमने नीलम पर प्रोजेक्ट किया, अब पता लगा कि उसका डिज़ाइन ही डिफ़ॉल्ट था और वो जब हमने स्पिलवे चलाया तो वो स्पिलवे ही उड़ गया। आपने पढ़ा होगा वो, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो जब आपने ये पोजीशन आई तो जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट आई 1990 में, तो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट लगाया हपको का। और हपको का प्रोजेक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मेरे हिसाब से आज तकरीबन तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी बुनियाद बना हुआ है। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वो प्रोजेक्ट आगे हपको को लेके चले, जो आज भी किसी ना किसी शक्ल में हपको में मौजूद है। उसमें डॉलर बेस्ड रिटर्न है हमारा, उनके प्रोजेक्ट पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो हमने बहुत ही लुक्रेटिव टर्म पे पावर प्रोजेक्ट्स को कहा कि आप पाकिस्तान में आएँ, हमने जो देना था उनको दे दिया, ठीक है? उस वक्त भी मेरा ये हमेशा से व्यू था कि ये पाकिस्तान की ये कॉस्ट जो हम पाकिस्तान में दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। तो जवाब उसका ये दिया गया कि कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, इसकी वजह से तो हमें ये करना है। ठीक। अच्छा, ये बात हो गई 92 की। उसके बाद तो अब 3-4 बुनियादी मसले हैं जो आज पैदा हो गए जो आपको नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये हुई कि पाकिस्तान में कभी भी कंजम्पशन जो है 25-26-27 हज़ार मेगावाट से आगे नहीं बढ़ी और हमने 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगा ली। ये हमने 2013 के बाद 2013 से 18 के दरमियान में बड़ा काम हुआ। ये बहुत बड़ा काम हुआ। ये हमने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस टेन्योर में नहीं की कि ये हमने क्यों बनाए। मगर सर अगर आज भी PLN का रेट्रिक सुने वो कहते हैं हमने लोड शेडिंग खत्म की, वो ये कह रहे हैं। अब वो तो उसको क्रेडिट ले रहे हैं ना। अच्छा, आप इसको डेबिट लेते हैं, वो क्रेडिट लेते हैं। ठीक, अच्छा, हम मान लेते हैं आपकी जो डिमांड है वो 32 है, 32 से भी कम है, 31 32 नहीं 30 भी कभी नहीं हुई। चले हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। तो आपने 44 क्यों बनाए? इसलिए बनाया कि आपको दूसरों पे एतमाद नहीं था। तीसरी बात आपको दिखाना था कि आपके गांव में बिजली पैदा हो रही है। चौथा, आपने कमीशन खाया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं और आपने सीपैक करते रहे आप, और आपने सारे प्रोजेक्ट सीपैक में डालकर जो सीपैक की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थी वो सब पावर प्लांट में लगवा दी। अच्छा, आया ऐसा भी है कि शेरशाह से बंदे ने प्लांट लेके लगा लिया और आपको बता दिया और आपसे ऑडिट भी करवा ली और उन्होंने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत आप मुझे पेमेंट कर दें। वो चल तो नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे नहीं चल रहे हैं, आधे से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं और वो पैसे ले रहा है। तो ये ऐसा भी है? नहीं, देखिए यहाँ पर मैं डिसएग्री करूँगा। पावर प्लांट शेरशाह से नहीं बन सकता। जो पावर प्लांट नेपरा अप्रूव करेगा वो शेरशाह में नहीं बन सकता। तो थोड़ी बहुत शेरशाह से मगर इस बात में मुझे कोई ज़ाती डाउट नहीं है कि चाइनीज़ की प्लांट जो आए हैं इनमें हैवी ओवर इन्वाइसिंग हुई है। ओवर इन्वाइसिंग हुई है। अच्छा, अब अगर आते हैं कि इस वक्त अगर देखें तो एक और सवाल जो आम कॉमन आदमी कर रहा है वो कह रहा है कि जैसे आपका PIA लॉस में है, 650 अरब वो लॉस कर रहा है, आप अफोर्ड कर रहे हैं, इसी तरह से ये आप खुद अफोर्ड करें ना। ये अगर 11,000 जो है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ओन्ड है तो गवर्नमेंट ये अवाम को क्यों ट्रांसफ़र कर रही है? ये सबसे बड़ा जुर्म है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है। गवर्नमेंट ओन्ड IPP को कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि ये इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो आवाम को पागल बना रहे हैं, ठीक है ना? वो पागल नहीं बना रहे, मैं तो समझता हूँ आधे पागल वो खुद हैं। सर तो समझ ही नहीं आई गवर्नमेंट कैपेसिटी नहीं। मैं पेमेंट क्यों ले रही है? मैं आज आपके प्रोग्राम से आने से पहले उस कंपनी का अकाउंट्स पढ़ रहा था जिस कंपनी के पास बल्लोकी और हवेली बहादुर शाह है। ठीक, उसके अकाउंट पढ़ा था कि वो हो क्या रहा है। सही कि वो कर क्या रहा है। तो मैं देख रहा था कि वो एक अजीब व गरीब सी बैलेंस शीट बनी हुई है।
ठीक है, गवर्नमेंट कैपेसिटी पेमेंट ले रही, गवर्नमेंट की कंपनी कैपेसिटी पेमेंट ले रही है और अवाम को चार्ज कर रही है। अच्छा, और वो जो बिजली बना रही है उसकी रिकवरी कस्टमर से कर नहीं पा रही। चलो एक तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि करप्शन को छुपाने के लिए फाइनेंशियल मैटर को इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि कोई आदमी ये नतीजा नहीं निकाल पा रहा कि सिरा कहाँ मिल रहा है जाकर। अच्छा, खुरा पंजाबी बोलते ना, खुरा नहीं मिल पा रहा है। मैं फाइनेंशियल मैटर्स में जिंदगी गुजारी है मैं हर फाइनेंशियल मैटर के एंड में पहुंच जाता हूं कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, मैं आज हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी के अकाउंट को मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैं फर्गूसन का सीनियर पार्टनर रहा, मैं रेजिडेंट इंस्टीट्यूट रहा, मैं बल्लोकी और हवेली बहादुर शाह के अकाउंट को समझ नहीं पाया कि ये क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है जो आप कह रहे हैं। ओके, अच्छा, एक और सवाल। परसेप्शन ये है कि ये मैटर हाईलाइट अभी इस वजह से हुआ है क्योंकि इसमें जो 7000 मेगावाट है ये कैपेसिटी चार्जेस हम देते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को, और आईएमएफ ने हमें इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसे दिए कि ये आपने चाइनीज़ कंपनीज़ को पैसे नहीं देने हैं, जिसकी वजह से ये मसला हाईलाइट हुआ है। अदरवाइज़ तो ये हाईलाइट भी नहीं होता। अगर तुम मेरे प्रोग्राम मेरे किए हुए प्रोग्राम अपने साथ निकालो तो मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि अमेरिकन कभी पैसे नहीं देंगे कि तुम उनसे लेकर चाइनीज़ को दे दो, याद है? यस, ये बात तो ये वही केस है। अच्छा, ये हाईलाइट भी इस वजह से हुआ है? जी, हाईलाइट। अच्छा, दूसरा हाईलाइट इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान में जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास आईपीपी नहीं है वो उनसे जलते हैं जिनके पास आईपीपी है, क्योंकि वो फ्री में पैसे खा रहे हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो आपस में लाहौर की लड़ाई है ये। अच्छा, ये लड़ाई है एप्टिमा की है। ओके, जिनके पास आईपीपीज नहीं है वो कह रहे हैं भाई इनको तो फ्री में पैसे मिल रहे हैं ना, तो देखेंगे। हाँ, ये एप्टिमा की लड़ाई है। एप्टिमा के दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप के पास आईपीपीज है, एक ग्रुप के पास आईपीपी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो ग्रुप वो हैं जिनके पास आईपीपी नहीं है। ठीक है, मेरा उनसे सवाल है कि ये बात उनको आज पता लगी है। मेरा सवाल है जो लोग बोल रहे हैं ये जो मुझे उसे नहीं सवाल मेरा यार हुसैन मेरी बात सुनो, ये आज पता लगा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की है उनको आज पता लगा है ये बात। कल तक तो मिनिस्टर भी थे ना वो, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों की? एनर्जी के मिनिस्टर थे वो। एनर्जी शायद नहीं थे, इससे पहले वो एनर्जी के भी शायद आई डोंट नो, बट ये नहीं, मुझे ये बताएं कि लाहौर बैठे हैं उनको आज पता लगा है? मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारे प्रोग्राम में 50 मरतबा कह चुका हूँ, मुझे नहीं तो मैं तो अब तमाशाई हूँ। मैं तो तमाशाई हूँ कि दो बंदे लड़ रहे हैं जिनको सब पता था। ठीक है ना, सब पता है सबको, हमें भी सब पता है। हम कुछ पर्दा रखने के लिए कोई ज़्यादा बात नहीं करते, तो अगर आप कहें तो हम सब बातें कर देंगे। तो अब ये मुझे बताइए कि ये लड़ाई तो लाहौर चैम्बर की हो रही है ना इस वक्त। ये हम छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो अभी हाईलाइट भी हो रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो बेसिकली आपस में बिजनेसमैन की लड़ाई है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो शब्बर पहले प्रोग्राम्स में कहते थे कि जब भी आईएमएफ आपको पेमेंट करेगा, आईएमएफ ये पहला टर्म एंड कंडीशन रखेगा कि आपने चाइनीज़ आईपीपीज़ को पैसे नहीं देने हैं, जिसकी वजह से ये मसला हाईलाइट हुआ। दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट ओन जो 11,000 मेगावाट कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? उसकी कोई लॉजिक है? कोई गवर्नमेंट का दुनिया में कहीं है? कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आके इस पे जवाब देगा? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो आईपीपीज़ के हम पेमेंट कर रहे हैं, जो आवाम के ऊपर एक बोझ डाला गया है, जिसके तहत रोज़ाना के हिसाब से हम बिजली के रेट बढ़ा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे हम बिज़नेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम इंडिया के साथ, हम बांग्लादेश के साथ,
हम श्रीलंका के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसका रीज़न ये है कि हमारे पास डे बाय डे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है। इवन हमारा इंपोर्ट भी कम होता जा रहा है। इंपोर्ट तो इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में जा रहे हैं। जी शबरदस्ती साहब, ये जो इंपोर्ट कम होता जा रहा है उसका रीज़न क्या है? देखिए, पाकिस्तान जब देखो एक बात याद रखो हुसैन, जब भी IMF आता है दुनिया में किसी मुल्क में, तो उसकी जो पॉलिसी होती है वो होती है कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। IMF की कहीं पे भी ये ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन कम हो जाएगी। बिजली की कंजम्पशन हमारे मुल्क में कम हो रही है। जब बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है तो कम पैदावार हो रही है और कम एनर्जी इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये बुनियादी वजह है। कमिंग बैक टू IPP, 40,000 कैपेसिटी लगी हुई है। 10,000 जो गवर्नमेंट की IPP है, उसको तो आप बिफोर दैट मेरी सजेशन ये है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आकर 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारे फैक्ट्स पब्लिक के सामने रखे। ये कौन करे? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। ठीक। और चेयरमैन नेपरा को ही बिठाएं और सामने पब्लिक के बंदों को बिठाएं कि उनकी गलत बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर सके, क्योंकि अवाम को ये पता लगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त अवाम के साथ धोखा हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट की IPPs हैं, इनको कैपेसिटी पेमेंट का किस्सा नहीं आना चाहिए और इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अब जो गवर्नमेंट के अलावा IPP है उसमें 2 बड़े ब्लॉक हैं, एक चाइनीज ब्लॉक और एक पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट का ब्लॉक। ठीक। मैं कभी भी इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती करें। इनके साथ ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि आप उनकी पेमेंट रोकें या उनको मजबूर करें कि हम कैपेसिटी पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है, उनके साथ एमिकेबल नेगोशिएशंस की बात हो सकती है कि वो अपनी कैपेसिटी पेमेंट को आगे डेफर करें। खरीदें क्यों ना ये हम? अच्छा, उसमें मैं आ रहा हूँ। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको जो कि चाइनीज़ हैं उनको हम ख़रीदने की बात कर सकते हैं, मगर चाइनीज़ में कुछ यूनिट्स जो हैं वो थर्ड कोल के भी हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड कोल वाले जो यूनिट्स हैं वो आपने उनको चलने दें जहाँ पर वो कंपैरेटिवली चीपर हैं। ठीक है। अब जो चीज़ हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं वो हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि साहिवाल का कोल या बलोकी और हवेली बहादुर शाह का LNG आप ये क्यों चलाना चाहते हैं? उसको क्या करें? बंद कर दें? वो गवर्नमेंट का है ना, बंद कर दें। गवर्नमेंट तो महंगा, देखिए उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो गवर्नमेंट को देनी ना, अपने घर की बात है, नहीं दें। देखिए 3 प्लांट है ना, बलोकी, हवेली बहादुर शाह और एक तीसरा और है जो भी नाम। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि उनका और एक दुबई वाला कराची में जो लगा हुआ है, उनकी जो रॉ मटेरियल है वो RLNG है, कतर से आ रही है। वो तो बहुत महंगा है ना, तो भाई बंद कर दो। ये हम क्यों चला रहे हैं? क्या आया उसकी हमें बहुत जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत है कि हमारे LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हमने तो खाचा रखा हुआ है ना, हमारे LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी हमने पूरे करने हैं। वो ही पूरे करने हैं। IPPs और उसमें कहीं सैफुर रहमान साहब का नाम भी आ रहा है। अच्छा, IPPs एक अलग सब्जेक्ट, फिर हम RLNG की तरफ जब उधर कतर के तरफ जा रहे हैं। अलग सब्जेक्ट नहीं है, IPP के साथ RLNG लिंक्ड है, क्योंकि IPP जो RLNG लगे हैं पंजाब में 3, ये सब RLNG की कंजम्पशन पे काम करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर कराची वाला, दुबई वाला वो भी कंज्यूम ना करे RLNG, तो हमें नहीं पड़ेगा ना, फिर भी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की है ना, हमारी अपनी बात है ना, क्यों देंगे फिर हम? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। 3 जो गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, बलोकी, हवेली बहादुर शाह और एक तीसरा जो है, जो भी नाम है उसका, ये तीनों गवर्नमेंट के हैं। सर देखें ना, आप 2 बातें कर रहे हैं ना। 2 बातें नहीं, एक बात कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी बात ये क्लियर करें, अगर हमें RLNG की कतर के साथ एग्रीमेंट है कि हमने उनको भी पेमेंट ऐसे ही देनी है जैसे उनके साथ भी बात करें। अगर 1 साल की 2 साल ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो खत्म करें उसको भी, हमें RLNG नहीं लेनी उनसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। RLNG लेकर, देखिए हम RLNG क्यों लेना चाहते हैं, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें पंजाब के 3 प्लांट बंद करने पड़ेंगे, ये हमारी गर्दन के अना के खिलाफ हो रहा है। और कौन से प्लांट हैं जो हम नेचुरल गैस से चला रहे हैं?
नहीं चल रहा थोड़ा पाकिस्तानी गैस से, वो थोड़ा है, कोई छोटा, अब तो पाकिस्तानी गैस वाला कोई नहीं है, और हमारे पास गैस भी नहीं है। गैस भी नहीं है। अच्छा, और गैस हमारे पास सॉरी साहिवाल इंपोर्टेड कोल है, बल्लो की LNG है, हवेली बहादुर शाह LNG है, और दुबई में सैफुर रहमान वाला वो LNG है। ये चारों प्रोजेक्ट बंद होने चाहिए। और ये प्रोजेक्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के वजीर खजाना को बुला के खड़ा करें कि सर ये इसको जस्टिफाई करें। हमने कितने पेमेंट की है इनके, जो हम IMF से एक पेमेंट ले रहे हैं, फिर हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, ये जो IPPs हैं, ये कितना परसेंटेज है? क्या समझा नहीं मैं? मतलब हम इधर से ले रहे हैं लोन? नहीं, देखिए इसमें जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, इनके अंदर हमने मशीनरी ली है इनसे, हमारे पास अब इस वक्त हमारे हैं ये प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं, वो चाहे चार जो बता रहा हूँ, ये 4 बता रहा हूँ आपको। और ये जो कोल वाले कौन सी, जो हबको वगैरह हैं? हाँ जी, ये सब क्या पता किससे लिए, ये हमने चाइनीज ने लगाए ना। और जो जमपीर में लगाए, छोटा सा जमपीर वाला तो बहुत छोटा सा है। देखिए बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं? 4 बड़े प्रोजेक्ट जो पंजाब में लगे हुए हैं, ठीक है, और एक दुबई लगा हुआ है, एक हबको के लगे हुए हैं, ये सारे कोल के लगे हुए हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं दोबारा तो समझाएगा। तकरीबन 10 से 11 हज़ार गवर्नमेंट ओन्ड IPP है। ये समझ गया मैं। इसके साथ हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपके इसी पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मायनास मारूफ सनतकार हैं। आरिफ हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ये IPPs का मसला है। आपके पास क्या सलूशन है? ये जो IPPs को ख़ास तौर पे हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, इसका कोई हल है आपके पास? आई थिंक देखिए, ये जो इसको पहले तो अच्छी तरीके से ये समझ लें कि IPPs के ओनर्स कौन है पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद जो इसका टैरिफ है वो किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। इसमें जो 60% ऑफ दी जो IPP पावर प्लांट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं, ठीक, और 40% के करीब जो है वो प्राइवेट पार्टीज हैं, जिसमें लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। उसमें चाइनीज भी हैं, उसमें कतरीज भी हैं, उसमें जापानीज भी हैं, और मुख्तलिफ जो है वो उसके शेयर होल्डर। अच्छा, जो ये टैरिफ है, जो IPP का टैरिफ जो है वो बना हुआ है, या जिसका कहते हैं हम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, ये है 35 रुपीज 50 पैसा का जो है वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है। राइट। उस 35-50 में कोई 11 रुपए वो फ्यूल के हैं, जो उसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है, एवरेज उसके 11 रुपए यूनिट जो है वो उसकी कॉस्ट आती है। फिर उसमें जो शेयर होल्डर्स रिटर्न है, जिसको हम इक्विटी रिटर्न कहते हैं, वो 3 रुपए 62 पैसे, 3 रुपीज 62 पैसा। राइट। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मतलब ये है कि जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जिसको आप लोग आम जुबान में मालिक बोलते हैं, उनको उस 35.5 रुपए में 3 रुपए और जो है वो उनको जाता है। उसमें जिसको कैपेसिटी पेमेंट भी कहते हैं, उसको जो है वो इक्विटी रिटर्न जो है वो कहते हैं। फिर कोई 4.5 रुपए के करीब जो है वो लॉन्ग टर्म लोन जो इस पे लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट है। और फिर कोई 1 रुपए 40 पैसे जो है वो फाइनेंस कॉस्ट है, और कोई तकरीबन 3.5 रुपए पर यूनिट जो है वो इंटरेस्ट है, कि जो हुआ है लोन सीटिंग के ये जनरली वो 75% इक्विटी और 75% लोन से बने हैं। फिर उसके बाद जो है वो OMO है, लोकल एमओ है, इंश्योरेंस है, फॉरेन OMO है। तो ये जो एक गलतफहमी है कि सारे का सारा पैसा जो है वो ओनर्स को जाता है या उसके शेयर होल्डर को जाता है, मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी है। अगर जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना सारा पैसा भी वेव कर दें, तो आपको जो है वो 3 रुपए और 62 पैसे
जो है वो होंगे, और उसमें अगर आप नेगोशिएट करेंगे और उसमें कुछ से वो 50% भी करते तो ₹1.70 जो है की कमी होगी इसमें। तो ये मैंने सोचा कि कोई हल है, और इससे जो है हमारी साख पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसका हल जो आपने पूछा कि हल क्या है, और इसका जो है वो हल 2 है। एक हल ये है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है, वो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 7 साल का ऑन एवरेज जो है वो लेते हैं, जबकि ये IPP है एग्रीमेंट, ये 25 साल का है। तो 25 साल का जो IPP एग्रीमेंट है, उस पर वो 7 साल का लोन की रीपेमेंट लोड हो जाती है। तो उसकी वजह से आपके इनिशियल ईयर्स में जो है वो टैरिफ में जो है वो उसका लोड आता है। अगर उसको ये रीस्ट्रक्चर किया जाए या रीप्रोफाइल किए जाए, जो भी लेंडर्स हैं उनसे बातचीत की जाए कि आप अपना जो है वो लोन का टेन्योर जो है वो बढ़ा दें, तो उससे जो है वो एक कुछ जो है वो टैरिफ में कमी आएगी। दूसरा सबसे बड़ा हल जो है वो ये है कि अंदाजा ये लगाया गया था 2016-17 में कि हमारी इकोनॉमी जो है वो तेज रफ्तार तरीके से ग्रो करेगी। वो अनफॉर्चुनेटली 2016-17 से पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर सकी। तो उसमें जो मुख्तलिफ अशारिये होते हैं, मुख्तलिफ जो अंदाजे होते हैं ग्रोथ के, वो सब गलत चले गए। न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से गलत चले गए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी गलत चले गए। फॉर एग्जांपल, हमने उस साल में अपना सीमेंट एक्सपेंड किया था, स्टील एक्सपेंड किया था, ये समझ के कि ये 7-8 साल में इनकी डिमांड डेढ़ी हो जाएगी। और इसी तरह आई थिंक ये पावर के केस में भी यही अंदाजा लगाया गया था कि इसकी डिमांड जो है वो डेढ़ी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टेटिक है, वही है डिमांड जो है, और डिमांड नहीं बढ़ी है। तो जिसकी वजह से हम प्राइवेट सेक्टर में भी अंदाजे गलत हुए, तो उसको हम भुगत रहे हैं कि डिमांड नहीं है और हमें हाई इंटरेस्ट रेट और डिवैल्यूएशन और उसकी सब बोझ उठाना पड़ा। अच्छा, तो उसका तरीका ये है कि आखिरी बात इसका जो मेन हल है ये है कि इसकी डिमांड को जो है बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़े। हर 10% डिमांड इंक्रीज पे ₹4 पर यूनिट जो है वो उसके अंदर सेविंग होगी। तो आई थिंक ये 2 हल हैं, इसके अलावा कोई और हल नहीं। अच्छा आरिफ हबीब साहब, एक सवाल जो मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपका PIA जो है वो 650 अरब लॉस कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, तो जो IPPs की कैपेसिटी पेमेंट है वो तकरीबन 52% तो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो वो गवर्नमेंट जो अपनी कैपेसिटी पेमेंट है वो आवाम के ऊपर क्यों डाल रही है? वो गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करे, वो बिजनेसमैन के ऊपर क्यों डाल रही है? जब वो बिजनेसमैन के ऊपर डालती है तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपका 16 सेंट पे चला जाता है, जबकि बांग्लादेश में ये 8 सेंट पे है, इंडिया में ये 6 सेंट पे है। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, वो उसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाता। तो लिहाजा जो IPP के 50% गवर्नमेंट ओन्ड शेयर हैं, गवर्नमेंट अपने ऊपर डाले, वो कंज्यूमर के ऊपर ना डाले। ये व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आई थिंक वो अपने ऊपर भी डालेगी तो वो ₹3.62 जो है वो ही कम कर सकेगी, क्योंकि बाकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो उसके जरिए जो है वो पास थ्रू होती है। वो सारे का सारा ये असम्पशन बिल्कुल सही नहीं है कि ये ₹35.50 जो है ये कंपनी और ओनर को चले जाते हैं। उस ₹35.50 में जो ₹3.62 सिर्फ उसके पास रहते हैं, बाकी जो है वो ₹31.38 जो है वो मुख्तलिफ कॉस्ट है जो मैंने आपको गिनवाई पहले। तो अगर गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट ने भी एक इन्वेस्टमेंट की है, उसका वो रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करती है। लेकिन इशू यहाँ आता है कि जहाँ ये इसी तरह है कि आपने किसी से घर किराए पे लिया, वो पूरा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी जो है वो ये गलती है कि उसको जरूरत थी 2 कमरों वाले घर की, उसने ले लिए 10 कमरों वाला घर, और अब उसका किराया वो कहता है कि जिसका मकान है वो उसको हम किराया क्यों देते हैं, क्योंकि ये 6 घर खाली हैं। तो 6 घर जो है वो जो लेने वाला है उसको ये देखना है कि भाई मेरी जरूरत जो क्या थी, जिसमें उनके अंदाजे गलत चले गए, और उसकी वजह से ये सारी कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर पे जा, क्योंकि IMF कहता है कि भाई जो भी आपकी कॉस्ट है आप पास ऑन करें।
और वो पास ऑन करें तो वो पास ऑन। फिर एक और सबसे बड़ी चीज, अच्छा वो मुझे याद आ गया कि ये जो क्रॉस सब्सिडी है, ये 46 रुपए और 45 रुपए जो इंडस्ट्री को लग रही है, वो जो है वो क्रॉस सब्सिडी की वजह से लग रही। अगर तमाम कंज्यूमर 35.5 रुपए दें तो फिर 35.5 रुपए ही जो है वो रेट हो सकता है, 46 रुपए की जगह साढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं कि जो बहुत कम प्राइस पे उनको जो है फॉर वेरियस रीजन जो है वो उनको दिया जाता है। तो जब एवरेज करने जाते हैं 35.5, तो कुछ को वो 4-5 रुपए में भी दे रहे होते हैं और कुछ को फिर 46 रुपए में भी जो है वो दे रहे होते हैं। ये 3 एरियाज हैं जिसको बैठ के जो है वो सर जोड़ना चाहिए, पॉजिटिवली सर जोड़ना चाहिए, इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, सबको बेईमान जो है नहीं कहना चाहिए। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आई थिंक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में की। बिल्कुल ठीक। एक आपसे मैं आखिरी सवाल करूं कि आपकी मुलाकात होती रहती है गवर्नमेंट के जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, अस्करी क़यादत, आपने बीच में मशवरा भी दिया था कि सबसे बात करनी चाहिए, इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो रोड मैप है, हम सही सिमत में जा रहे हैं? आप गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को बात समझ में आई है आपकी? आई थिंक मुझे तो नहीं नजर आती कोई अक्रॉस दी तमाम स्टेक होल्डर्स, हम पॉलिटिशियंस कहें, एस्टेब्लिशमेंट कहें, उनमें इस किस्म के तो कोई इशारे नहीं मिल रहे कि चीज़ें जो है वो कोई सुधार की तरफ जा रही हैं। वो तो ऐसा नज़र आ रहा है कि और बिगाड़ की तरफ जो है वो जा रही हैं। और यही जो आपका सब्जेक्ट था कि इकोनॉमिक क्राइसिस, आई थिंक इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि हम ये पॉलिटिकली जो है हम स्टेबल नजर नहीं आते, और जब तक स्टेबल नजर नहीं आएंगे तो उस वक्त ये कि मईशत का सही जो है वो उसको डिलीवर करना जो है वो नामुमकिन होगा। आरिफ हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। शबर जैदी साहब, क्या आप समझते हैं कि एक तो आप आरिफ हबीब साहब की बातों से एग्री करते हैं, और दूसरी बात, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की सिमत है वो ठीक है? उनका फोकस इकानमी है, उनका फोकस रिवेंज नहीं है, उनका फोकस करेक्टर असैसिनेशन नहीं है, मुल्क आवाम सबके लिए। 2 बातें। पहली बात तो मेरा ख्याल है कि हमने इस मैटर को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। मैं सारी ज़िंदगी फाइनेंस को डील किया है। मैं समझ रहा हूँ जो आरिफ जबीर साहब कह रहे हैं ये बात आम आदमी को समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आया, साफ बात है, लेट्स बी फ्रैंक, ठीक है। और मैं ये बात बिल्कुल क्लियर हूँ कि गवर्नमेंट के IPPs को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। अगर वो RLNG के प्रोजेक्ट हैं उनको बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए। तो वो जो मटेरियल है जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स है देखेंगे, वो उसको बाद में देखेंगे ना, अभी तो नहीं कुछ हो सकता ना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो जो 5-6 हज़ार मेगावाट लगा हुआ है उसकी कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, क्या गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट IPPs भी हैं? वही तो अर्ज कर रहा हूँ मैंने अर्ज किया ना आपको, मैंने आपको 4 के नाम दिए ना, हवेली, बहादुर शाह, बल्लौकी, साहिवाल और एक और है। तो वो साहिवाल में तो चिमनी नहीं डलेगी तो फिर वोट कैसे आएगा? वोट तो अभी भी नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आएगा। वोट तो अभी भी नहीं आएगा। इस रेट के बिजली आएगी तो वोट तो वैसे भी नहीं आएगा ना। अच्छा, कमिंग बैक टू आपकी ये बात है कि गवर्नमेंट की सिमत सही है नहीं है। गवर्नमेंट की सिमत कभी 1 साल के प्लान के साथ सही नहीं हो सकती। अगर इस गवर्नमेंट को आगे काम करना है, पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई काम करना है, तो पाकिस्तान का 5 साल का या 10 साल का रोड मैप देना पड़ेगा। अच्छा, वो रोड मैप देना नहीं चाहते, क्योंकि जब रोड मैप आप देंगे तो आपको पाकिस्तान की बहुत सारी माशी हकीकतों को सामने लाना पड़ेगा। आखिर में आप हमें ये भी बता दें कि रोड मैप क्या, आपका रोड मैप से क्या मतलब है? 1 2 3 4 मैं ये कह रहा हूँ कि आपके तमाम आपके माशी फैसले गैर सियासी होंगे। तमाम माशी फैसले गैर सियासी होंगे। अगर आपको चिमनी में बिजली बत्ती नज़र नहीं आ रही तो नहीं आ रही। ये नहीं हो सकता कि चिमनी भी बिजली बत्ती नज़र आए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी पूरी तवज्जो लानी पड़ेगी
इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट पर। आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, मैं सुन रहा था वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मैं 60 बिलियन की एक्सपोर्ट करूंगा। कैसे करेंगे? क्या चीज़? नहीं, कैसे नहीं, क्या करेंगे? चीज़ तो बताएं ना मुझे। टेक्सटाइल कौन सी टेक्सटाइल? उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगी? नहीं, उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगी? यही बात है। जो आज टेक्सटाइल की, मैं तो 2 टेक्सटाइल की बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर हूँ ना, जो मैं टेक्सटाइल की वैल्यू एडेड बेचता हूँ, उसकी कॉटन भी बाहर से आती है, उसकी कॉटन बाहर से आती है। तो आप कौन सी टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं? तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट के अंदर है। इंपोर्ट आप कह रहे हैं कम करें? नहीं, इंपोर्ट भी बढ़ाएं। आप वैल्यू एडिशन करें यहाँ पे बस। ओके। जो वियतनाम में होता है कि वियतनाम की जो एक्सपोर्ट है वो 650 है और 580 की इंपोर्ट है। वो वैल्यू एडिट करें। ये वो करने को इनको समझ नहीं आती। ये अभी तो उन्होंने हथौड़े लेके खड़े हुए हैं इंपोर्टर के ऊपर के बस इंपोर्ट नहीं करनी है। यार देखिए मेरी बात सुनिए, ये थोड़ा सा मैं तो अब इस नतीजे पहुंच चुका हूँ कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर माईशत की समझ में कमी है। ये जो मैंने आपको 11,000 मेगावाट बताया है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल गलत है। ये ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ। लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। नेपरा लोगों को गलत जगह पे लेके जा रहा है। ये बात सब गलत है। RLNG की से बिजली नहीं बन सकती, ये आप गलत बनाया है। अब आप इसको गलती को एक्सेप्ट कर लें, हम किसी को सजा नहीं देने जा रहे, मगर आप ये एक्सेप्ट करें कि मैंने चारों प्लांट गलत लगाए थे। आप ये एक्सेप्ट करेंगे गलत लगाए थे। अब वो आज नहीं, जो अफसोस की बात है हुसैन, उन सारों के मैं अकाउंट पढ़ रहा था आज आपके प्रोग्राम के लिए। उसने लिखा था स्टेट ऑफ आर्ट एनर्जी प्रोग्राम। अब मुझे बताएं, स्टेट ऑफ आर्ट अगर होता तो आज ये जग क्यों मार रहे होते हम बैठ के? स्टेट ऑफ आर्ट तो होगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी साहब, आप बहुत अरसे से इसी पे बात करते हुए हैं कि ये जो स्टेट ऑफ आर्ट हम एनर्जी बना रहे हैं तो हम नुकसान में क्यों जा रहे हैं। हमें अपनी सिमत टीम करनी होगी, हमें सिंसियरिटी देनी होगी शबर ज़ैदी साहब के तहत कि हम जो गवर्नमेंट ओन एटलीस्ट जो 1000 आप मेगावाट बना रहे हैं उसकी आप बहुत टेक्निकल ये सवाल है, आम आदमी के समझ की बात ही नहीं है कि वो उसकी कैपेसिटी चार्जेस आप आवाम से क्यों ले रहे हैं। वो आप जिस तरह से बाकी चीज़ों में आप लॉस कर रहे हैं ये आप लॉस करें। और दूसरी बात ये है कि आप जो स्टेट ओन्ड IPPs हैं आप खुदारा उनको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। वो आप इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि आपको साहिवाल में चिमनी जलनी चाहिए, चाहे वो RLNG पे बनाए, चाहे वो कोल पे बनाए, चाहे वो 60 रुपये महंगी बनाए और फिर आप 16 रुपये बेचें, लेकिन आपको वो चाहिए। तो ये सिंसियरिटी के साथ सीरियसली हमें इन मैटर्स को देखना होगा। हमें जो हमारा लार्जर इंटरेस्ट हो वो पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम होना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक को सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, लीडरशिप की जो है वो डिमांड पे नहीं होना चाहिए। अवाम की विल, अवाम की विश और अवाम की वेलफेयर के लिए होना चाहिए। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।